हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग का 3-4 टॉपिक कवर किया था। आई रिमेम्बर हम लोगों ने एआरआर कवर किया था, हम लोगों ने पेबैक कवर किया था, पोस्ट पेबैक, रिवर्स पेबैक, ये चारों चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। मैंने कहा था कि अगर आपका पेबैक क्लियर है तो आपको डिस्काउंटेड पेबैक में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप डिस्काउंटेड पेबैक सीखेंगे, आपको 5 मिनट के अंदर हम एनपीवी सिखा देंगे, 2 मिनट के अंदर पीआई सिखा देंगे। ये इतना बड़ा जादू है। बस आपको पोस्ट, ये डिस्काउंटेड पेबैक, नॉट पोस्ट पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक आपको अच्छे से सीखना हो, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आप बहुत पीछे हो, ज्वाइन कर लो। सारे इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन आंसर्स वहां पे सॉल्व हो रहे हैं। बच्चे वापस, मैं नहीं, बच्चे वहां पर एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। जहां जरूरत होता है मैं भी हेल्प कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द टॉपिक ऑफ discounted payback. Now hope you all remember the discounted payback कहां से आया सर। डिस्काउंटेड पेबैक आ रहा है सर पेबैक से। कहां से आ रहा है सर? पेबैक से। पक्का बात, कहां से आ रहा है? पेबैक से। बाबा जल्दी बताओ, पेबैक निकालने के लिए अपने को प्रॉफिट चाहिए कि कैश इनफ्लो चाहिए? सोच के बोलना सर, कैश इनफ्लो चाहिए, राइट। आई होप यू ऑल रिमेंबर। प्रॉफिट चाहिए किसमें बेटा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। पेबैक में चाहिए क्या? कैश इनफ्लो। याद आ रहा है? कैश इनफ्लो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें चार्ट बनाना है, मान लो क्वेश्चन में दिया है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट की क्वेश्चन में जनरली नहीं रहता है, तो हम डायरेक्ट अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास कैश इनफ्लो। राइट और रॉन्ग? अब इस कैश इनफ्लो से क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। बेटा अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि इस वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए और आप अपना 20 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। अब यहां पर एक नया टॉपिक आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या आएगा बेटा? डिस्काउंटिंग फैक्टर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर? इट सेज इट इज एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कहता है कि जो चीजें आज 100 रुपए की है, या जिस 100 आज जिस चीज का वैल्यू 100 है वो कल 100 नहीं होगा, वो 100 से ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि बिकॉज ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, अगर मैं कहीं नहीं रिस्क फ्री रिटर्न में जाकर बैंक में भी पैसा रखूं तो 100 रुपया कम से कम 106 रुपया, 107 रुपया, 110 रुपया, जो बनाना है वो बनाएगा। मतलब 100 का 100 तो नहीं रहेगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया कि आज जो 100 है वो 1 साल बाद 100 से ज्यादा होगा, 2 साल बाद उससे ज्यादा होगा, कंपाउंडिंग होते जाएगा। तो सर कल जो 100 रुपया है वो आज क्या होगा? बट ऑब्वियस है 100 से कम होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ सर, परफेक्ट बात है। तो ध्यान से समझना बेटा, डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्चुअली कहता क्या है। यहां पे 2 कंसेप्ट फॉलो करता है बेटा। एक होता है पुश मेथड और एक होता है पुल मेथड। पुश मेथड कहता है कि आप मान लो ईयर 0 पे है तो आपको फॉरवर्ड जाना है, मतलब ईयर 1 पे जाना है। पुल मेथड कहता है कि अगर आप ईयर 1 पे खड़े हो तो आप ईयर 0 पे जा रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। पुश एंड पुल। तो बेटा जब आप किसी नंबर पे पुश प्रेस करोगे या पुश अप्लाई करोगे तो बट ऑब्वियस है आप उस पर मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप पुल करोगे तो आप उस पर डिवाइड करोगे। यहां तक कोई दिक्कत? पुश करना है और पुल करना है। नाउ सर किस वैल्यू से करेंगे? तो 1 प्लस आर, वेयर आर इज बेसिकली द कॉस्ट, द डिस्काउंटिंग फैक्टर। आर बोलो, आई बोलो, के बोलो, आर इज नॉट एन एक्चुअल वर्ड बट आर आई एम टेलिंग एज अ रेट, नॉट रेट ऑफ रिटर्न। आर इज एक्चुअली ओवर हियर द कॉस्ट, द डिस्काउंटिंग फैक्टर। 10%, 12% आप लोग देखे होंगे, राइट? ओके। तो अब हम लोग ऐसा ये एप्लीकेशन क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं
कि मेरे पॉकेट से पैसा जाता है ईयर 0 में और पैसा आता है ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में एंड सो ऑन। जब तक उसका लाइफ रहता है तब तक वो मुझे पैसा जनरेट करके देते रहता है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें सबको एक बेस पे लाना पड़ेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है, सबको एक बेस पे लाना पड़ेगा। कहां लाना होगा बेटा? सबको एक बेस पे। तो हम लोग बेस डिसाइड करते हैं ईयर 0। क्या डिसाइड करते हैं बेटा? ईयर 0। मतलब मेरा कैश आउटफ्लो हुआ ईयर 0 में, हम अपने सारे इनफ्लोस को कहां लेकर आएंगे बेटा? ईयर 0 पे। कहां लेकर आएंगे? ईयर 0 पे। सर रियलिटी में ईयर 0 में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा तो आ रहा है ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बट हमें इसको कहां लेके जाना है? ईयर 0 पे। क्योंकि जब कंपैरिजन होगा तो दोनों का बेस सेम करना होगा। क्लियर है? तो देखो बेटा, जब आप ईयर 1 से ईयर 0 पे जाओगे तो आप समझ रहे हो कि पीछे आ रहे हो, दैट मीन्स आप पुल कर रहे हो। ईयर 2 से जाओगे तो फिर पुल होगा, 3 से जाओगे तो फिर पुल होगा, ईयर 4 से जाओगे तो फिर पुल होगा। राइट और रॉन्ग? मतलब आपको लाना कहां पे? सबको पुल करके ईयर 0 पे। अग्री? कोई तकलीफ यहां तक? नाउ जब आप पुल करोगे तो पुल करते समय आप किससे डिवाइड करोगे? 1 प्लस आर से डिवाइड करोगे। अगर ईयर 1 से ईयर 0 पे जाना है तो एक बार डिवाइड, ईयर 2 से ईयर 0 पे जाना है तो 2 बार डिवाइड, क्योंकि एक बार पुल होगा तो यहां आएगा, फिर एक बार पुल होगा तो यहां आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सर अगर आप ईयर 4 में है तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सीधा बोले 4 साल 4 बार, 3 साल 3 बार, 2 साल 2 बार। यस और नो? पक्का बात, कोई दिक्कत नहीं सर। बट जानते हो यूनिवर्सिटी आपको इतना मेहनत करने नहीं बोलता। तो सर हम आपको पढ़ा रहे थे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। यूनिवर्सिटी आपको इतना मेहनत करने नहीं बोलता, यूनिवर्सिटी आपको सीधा सीधी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दे देता है। इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, वो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दे देगा। ना ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि मान लो 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। कितना परसेंट का डिस्काउंटिंग फैक्टर? 10% का। अगर हमें ईयर 1 से ईयर 0 पे जाना है तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर कैश इनफ्लो को डिवाइड करेंगे किससे सर? 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर के रेट से। यस और नो बेटा? अभी यही तो समझा रहे थे। 1 से 0 में जा रहे हो, पुल कर रहे हो, तो आप डिवाइड करोगे किससे सर? 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर से। यानी आप अल्टीमेटली कैश इनफ्लो को डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा? 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर से। यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बेटा? ये जो चीज डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में करे तो यही होगा। तो बेटा देखो, ये वाला वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। देखना जब भी 10% होगा, अगर अभी आप अपने कैलकुलेटर को लेके बैठो तो 1 प्लस 1 प्लस 0.10, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 is 1 by 1.1 which gives me 0.9090, which is in general given in the question। मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। तो हम क्या देखें कि सर इसका वैल्यू ये है, हाँ या ना? सर क्लियर है ना? इससे हम ये बताए, इससे हम ये गए, यहां से यहां गए। तो हम क्या देख रहे हैं? कैश इनफ्लो से ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो रेट आपको दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे? हम भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2 मिनट। हम क्या करेंगे बेटा? इस कैश इनफ्लो को इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? पक्का बात? जो भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, इस चीज को अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
मान लो आपके 4 साल है तो 4 साल के कुछ कैश इनफ्लो होंगे, कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर, कैश इनफ्लो फॉर द सेकेंड ईयर, कैश इनफ्लो फॉर द थर्ड ईयर, कैश इनफ्लो फॉर द फोर्थ ईयर। नाउ सेम वे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया रहेगा फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर होता तो ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बनेगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। क्या बनेगा बेटा? डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। फिर से ये लॉजिक का इस्तेमाल तभी होगा जब डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। अगर सिर्फ पेबैक होता तो यहीं पे इसके बाद हम सीधा क्यूमुलेटिव पे चले जाते, पढ़े थे ना? हाँ सर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होने के बाद हम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालेंगे और फिर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो बनेगा। दिस, ये आपको पता है क्यूमुलेटिव कैसे बनता है? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ऐसे करते वो प्लस बनते चला जाएगा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का बात। एक्सक्यूज मी। कंसेप्ट को अच्छे से समझो, पक्का। आइए अब मान लो अभी जो हम लोग पेज पे थे थोड़ा सा वहां से आते हैं। कहां थे बेटा? कैश इनफ्लो से क्या बना है? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए रेस्पेक्टिवली तो आया डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। फिर हम लोग क्या बनाए? क्यूमुलेटिव कैश डिस्काउंटेड इनफ्लो। यही पढ़े ना बेटा? अब हमको पता है क्यूमुलेटिव में से पेबैक कैसे निकलता है, पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, पढ़ाए थे क्यूमुलेटिव से डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव से पेबैक कैसे निकलता है। उसी तरीके से इसी क्यूमुलेटिव का पेबैक निकालना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। परफेक्ट बात, कोई दिक्कत? श्योर। अब यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, एकदम अच्छे से क्लियर है, पक्का ना? अब हम बात करेंगे एनपीवी का। सर बड़ा जल्दी पहुंच गए। अरे बेटा हो गया एनपीवी, सुन तो लो। देखो एनपीवी निकालते समय एग्जाम के अप्रोच को समझो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एनपीवी बोला है, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटेड पेबैक एंड एनपीवी निकालने बोला है, तो हम अभी पढ़कर आए डिस्काउंटेड पेबैक के लिए हम ये कॉलम तक पहुंचेंगे, हाँ या ना? पक्का ना? और अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पेबैक के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा? एनपीवी। तो यहां जो फाइनल टोटल आएगा, मतलब लास्ट ईयर का जो टोटल आएगा, वही होगा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। आप इसको बोल दो, या ये जो हर साल का वैल्यूज आता है आप इसको भी प्लस करोगे तो यही अमाउंट आएगा। क्या मेरी बात समझ रही है? समझ में आ रहा है? मतलब समझो सर, जैसे मैं आपको एक नंबर्स दिखाता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक नंबर अपने मन से रख रहा हूं, ठीक है? ध्यान दो। मान लो पहला साल का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो 10, 15, 20, 5, 15, मान लो ऐसे आया। तो क्यूमुलेटिव क्या होगा? 10, 10 से 15 प्लस हुआ 25, 25 से 20 प्लस हुआ 45, 45 से 5 प्लस हुआ 50, 50 से 15 प्लस हुआ 65। यही हुआ ना? मैंने क्या कहा? लास्ट ईयर का जो वैल्यू आएगा वही होगा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, बोले ना? हाँ सर। आप इनको भी टोटल कर दो तो भी 65 ही आएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि सर आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन बेटा समझो अगर डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है तो तुम्हें ये कॉलम बनाना पड़ेगा। हाँ, तो जब आप ये कॉलम बनाएंगे तो यहां ये टोटल आएगा। हाँ, तो फिर हम यहां वापस काहे को लिखने जाए, काहे को मेहनत करने जाए? नहीं करेंगे मेहनत, हम तो लीगली वे में जा रहे हैं। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला, सिर्फ ये बोला, सिर्फ एनपीवी बोला, तो क्यूमुलेटिव मत बनाना, सिर्फ यहीं पे रुककर इसको टोटल कर देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है तो क्यूमुलेटिव का टोटल बनाइए,
उसके साथ एनपीवी निकालना है तो ये लास्ट फिगर ही एनपीवी में यूज होगा। सर सिर्फ एनपीवी निकालना है तो ये कॉलम मत बनाइए, सिर्फ यहां ही पे रुक जाइए, इसका टोटल ही है सेम, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, राइट। नाउ एनपीवी क्या कहता है बेटा, एनपीवी कहता है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, जो हम लोग कहां मिला यहां, माइनस सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, जो हम लोग का कैश आउटफ्लो होता है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि आपका कमाई ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। अगर नेगेटिव है मतलब इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना। जैसे आगे नहीं बोलेंगे। और अगर जीरो आ जाए, जो कि जनरली आता नहीं है, तो भी इट इज एडवाइसेबल टू एक्सेप्ट एंड नॉट टू रिजेक्ट। पक्का बात। जैसे होता है ना, अरे आई लव यू, नहीं आई डोंट लव यू, तो रिजेक्ट हो गया। जब वो सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम क्या कहते हो, अच्छा ठीक है, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम रिश्ता तो रख लो, दैट मीन जीरो भी है तो एक्सेप्ट तो कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ओके। नाउ यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। सर क्या क्या सीख गए? डिस्काउंटेड पेबैक एक ही कंसेप्ट से, दूसरे उसी कंसेप्ट से एनपीवी सीख गए। पक्का ना? फॉर्मूला का खेला है बेटा। सर अगर इसी में हमको पीआई सीखना हो, हम क्या कहे थे, 2 मिनट लिख कर ले लो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पीआई का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। मतलब क्या हुआ, एनपीवी में माइनस किए, पीआई में डिवाइड किए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अगर ये आता है तो तुम हर कुछ कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? फिर वही बात, अगर ये 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो एक्सेप्ट इट, लेस देन 1 है तो रिजेक्ट इट, इक्वल टू 1 है तो भी एक्सेप्ट इट। पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर प्रॉब्लम्स यहां पे समझो ना, तो तुम कैपिटल बजटिंग का खराब से खराब 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा, 10 का 1, 5-5 का 2, खराब से खराब तुम 15 उठा लोगे, मैं गारंटी बोल सकता हूं इतना पढ़ के। लेकिन कुछ क्रिटिकल थिंग्स है जिसपे आपको फोकस करना है, जो आपको 20 पहुंचा देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कुछ बच्चा, अरे सर हो गया 15 मिल गया सर, बाय बाय टाटा, ये योर चॉइस। बट मैं ये कहता हूं इजी है, सुन लो, 20 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आइए ध्यान दीजिएगा। मान लो तुम्हारा ईयर 0 में कैश आउटफ्लो हुआ, ठीक है। ईयर 1 में कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। ईयर 2 में कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। ईयर 3 में भी कैश इनफ्लो हुआ, ईयर 4 में भी कैश इनफ्लो हुआ। ये क्वेश्चन बोला, लेकिन उसके साथ एक बात और बोल दिया कि भाई साहब ईयर 2 में आपका एक कैश आउटफ्लो और हो रहा है। पक्का बात? फिर बोला लेट्स से ईयर 3 में फिर कैश आउटफ्लो हो रहा है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। देखो बेटा, अगर आप ये अभी नहीं पढ़े रहते तो आप इसको जानते हो, ये ईयर 0 पे हम इस सबको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश या सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश आउटफ्लो से कंपेयर कर लेंगे, जो आंसर आएगा हम उसको डिसाइड कर लेंगे, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। बट ये जो नई चीजें आई है, इसके साथ आप 2 अप्रोच यूज कर सकते हो। या तो आप इसको पुल कर दो, इसको भी पुल कर दो, कर दोगे क्योंकि कैश आउटफ्लो है। तो नाउ द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो विल बी
ईयर 0 कैश आउटफ्लो प्लस ईयर 2 कैश आउटफ्लो प्लस ईयर 3 है ना, हाँ 3 कैश आउटफ्लो। लेकिन ये तो ईयर 2 से 0 पे जा रहे हो, तो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर। सेम वे इधर भी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ कौन सा ईयर, जल्दी है, थर्ड ईयर। आप समझ रहे हो, सबको पुल करके कहां जाना है, 0। तो ये भी पुल करके कहां पहुंचा, 0। 0 वाले को तो पुल करना नहीं है, तो वही खड़ा है, इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का कोई मतलब वहां पे नहीं है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा जो बच्चे करते हैं, जो मैं कहता हूं कि मत करो, क्योंकि अगर टीचर थोड़ा सिस्टमैटिक वे में बात करेगा ना, तो आपका ये अप्रोच को हम गलत कह देंगे। इसीलिए ये अप्रोच एक्सेप्टेड होता है। बट कुछ टीचर सम्स को इजी करने के लिए, अपने चीजों को इजी करने के लिए वो पढ़ा देते हैं। मैं भी पढ़ा देता हूं भैया। वो क्या कहते हैं, बाबा देखो ज्यादा मेहनत मत करो, कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो को माइनस कर दो, एडजस्ट कर दो, और फिर जो फिगर आएगा उसको कैश इनफ्लो में लेके चल जाओ। ये अप्रोच है उनका। मतलब समझे, मान लो यहाँ पे 100 रुपया गया और यहाँ पे 40 रुपया गया, तो बोलता भैया 100 गया 40 आया, अल्टीमेटली आया क्या, 60। तो हमारा कैश इनफ्लो 60 है, अब हम ईयर 2 का कैश इनफ्लो को 60 मान लेंगे और नेट जैसे पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं वो कर लेंगे। ये थोड़ा इजी है, मेहनती कम है, लेकिन गड़बड़ होने का चांस भी ज्यादा है। ये हमको ज्यादा पसंद है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। क्या आता है बेटा, टर्मिनल कैश इनफ्लो। ध्यान देना बेटा, ये टर्मिनल कैश इनफ्लो में कौन कौन आता है, सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ध्यान देना, हम ये मानते हैं कि जिस एसेट को आप खरीदे हो 5 साल के बाद, टर्मिनल मतलब एंड, टर्मिनल मतलब टर्मिनेट, एंड। मान लो उस एसेट का लाइफ है 5 साल, कितना है बेटा, 5 साल। ध्यान से समझना, तो 5 साल के बाद वो एसेट को बेचकर हमें कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, ये भी मेरा कैश इनफ्लो है, हाँ या ना सर? यस सर। सर जो पैसा हम इनिशियली ब्लॉक कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के नाम पे, चाहे इनिशियली कर रहे हैं, चाहे सेकेंड ईयर में कर रहे हैं, चाहे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, एडिशनल वर्किंग कैपिटल के नाम पे जो भी पैसा मेरा लग रहा है, वो पैसा जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म, वो पैसा वापस ले पाएंगे, हाँ या ना? अरे हाँ सर, ले लेंगे। तो वो पैसा भी तो कैश इनफ्लो ही हो जाएगा, बोलो ना जी। अब बच्चा बोला कहां से सर, वो पैसा कहां आया? अरे बेटा, जब गया नहीं था तो आउटफ्लो मान लिए थे ना, क्योंकि आप उसको ब्लॉक कर रहे थे, तो जब ब्लॉकेज हटा तो वो अब इनफ्लो हो गया। क्लियर? तो ये भी मेरा कैश इनफ्लो हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये ईयर 5 में हुआ, तो ईयर 5 में अगर आप देखोगे तो मेरा कैश इनफ्लो के नाम पे क्या क्या आया, वो कैश इनफ्लो जो प्रॉफिट से आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन से जो ईयर कैश इनफ्लो आता है, प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। यस और नो बेटा? तो ये टोटल कैश इनफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर, कौन सा ईयर का, 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ऑफ द 5th ईयर। होप इट इज क्लियर। डन। अब आइए हम लोग थोड़ा सम्स देखते हैं। थोड़ा सा हिल गया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उतना टाइम हमारे पास नहीं है इसको समझने के लिए कि वो कैसे क्या हो गया। देखो ये जो है ना, ध्यान देना, ये जो है ये मेरा कॉस्ट है और ये सारा मेरा कैश इनफ्लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब यहां पे बोल दिया है
मशीन का लाइफ 5 साल है, अभी तो नो सेल्वेज वैल्यू, कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं है, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है, तो ईयर 5 में कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है. You are required to advise the management as to which one should be procured. Use both NPV and IRR. हालांकि IRR आपके एग्जाम में आना नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, बट अभी हम NPV पे बात करेंगे. IRR अगर मुझे लगेगा कि जरूरत है एग्जाम में, तो मैं एग्जाम के एक रात पहले जब आऊंगा IRR पढ़ा दूंगा. बेटा अगर आपको NPV क्लियर है, PI क्लियर है, पहले वो सेव कर लो जो आएगा श्योर. राइट. आइए, तो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने को यूज करना है? 10%, मतलब ये वाला चार्ट यूज करना है. परफेक्ट ना. आइए, तो जब हम एनपीवी निकालेंगे, अच्छा बेटा देखोगे इस क्वेश्चन में क्या डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है? नहीं सर, नहीं निकालना है. हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ एनपीवी. तो हमने कहा था कि जब सिर्फ एनपीवी निकालना होगा तो आप क्यूमुलेटिव का कॉलम नहीं बनाएंगे. राइट. आइए, प्रोजेक्ट का नाम क्या क्या है बेटा? एक्स और वाई शायद ना. तो दो कॉलम बनाएंगे, एक्स का और वाई का. ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. सेम वे इधर भी बनेगा. ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. अरे यार, एक मक्खी परेशान कर रहा है, वो भी पढ़ने आ गया है. ठीक है. ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. देखो बेटा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे से पहले आप बना लो. मुझे बहुत खुशी होगी, और जब आंसर मैच होगा ना, यू विल बी फीलिंग लाइक वाओ, आई कैन डू दिस. दैट मीन्स ये चैप्टर क्लियर हो गया. कंसेप्ट जो पढ़ाए ना उसको यूज करो, पॉज करो वीडियो, यूज करो, फिर चेक करो कि हाँ सर के साथ मेरा मैच हो रहा है. और अगर गलती से हम गलती कर दिए तो हेल्प कर देना, उसमें क्या है. तो कैश इनफ्लो क्या क्या है बेटा? ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 1,50,000, 180, 13,75, 1,80,000, 13,75,000, 9,62 and 412, 9,62 and 412. डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करें तो बाद में यूज कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं. 678,500, 962, 11 लाख, 962, 11 लाख, 11,68,750, 11,68,750 और 5.5 लाख. डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909. जो देगा वही यूज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. 826,751, 826,751, 683,621. सेम वे यहां पर भी आएगा. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. अब तुमको पता है कैश इनफ्लो से डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो. राइट. एक्सक्यूज मी. आई, 136,350, 826, 148,680,
1032625 657046 255852 ये आ गया मेरे पास 500 साल का। सेम वे इधर भी करेंगे 678500 इंटू 0.909 616756 0.5 है, इसको इग्नोर कर रहे हैं हम। 962 इंटू 0.826 794612 826100 798256.25 है। अगेन आई एम इग्नोरिंग 341550 राइट। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको टोटल करेंगे, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव का कॉलम नहीं बनाएंगे, मैंने बार बार कहा है। एक्सक्यूज मी। आइए इसको प्लस करते 136350 148680 1032625 1032625 657046 255852. So I am getting 22,30,553. इधर आते हैं 616756 794612 826100 798256 341550। अब यहां ना एक नया कंसेप्ट समझाएंगे, ध्यान देना। सर कैश आउटफ्लो मेरा इतना हुआ, इनफ्लो मेरा इतना हुआ, पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। कैश इनफ्लो मेरा आउटफ्लो इतना हुआ, इनफ्लो मेरा ज्यादा ही है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। बट सर अगर मुझे एक प्रोजेक्ट पे जाना हो तो किस पे जाएंगे? अब ध्यान देना, आपको ये लग रहा होगा, मैं आता हूं एक बार, मतलब यहां पे कितना है, 17-18 है। एक सेकेंड, लास्ट लाइन, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं उस पे। 17,18,750 है ना, 2230,533 माइनस 17,18,750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कितना एनपीवी आया बेटा? 5,11,783 रुपया, 5,11,783 रुपया, राइट। इधर चलते हैं 33,77,274 माइनस 27,50,000 कितना आया? 627,274 627,274। थोड़ा हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा लास्ट के फिगर्स, बट मुझे पता मैं सही हूं, या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या तो कहीं अप्रोक्सीमेशन का खेल है, वरना हम गलत नहीं है। इस चीज का तो मुझे टेंशन है ही नहीं, राइट। अब जो आया इंटरेस्टिंग पार्ट। अब बच्चों में आपसे अगर एक सवाल पूछूं, बेटा बताइए जल्दी जल्दी, दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट करें। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक का एनपीवी नेगेटिव होता है, एक का एनपीवी पॉजिटिव होता है, आंख बंद करते कहते पॉजिटिव वाला ले लो, राइट। दोनों का एनपीवी नेगेटिव होता, कह देते दोनों खराब है, दोनों को मत लो। लेकिन सर दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, अब क्या करें? आपके दिमाग में जरूर सवाल आया होगा कि सर इसका एनपीवी ज्यादा है, इसको ले लो। अरे मेरे बच्चे, सर एनपीवी ज्यादा है मान गए, लेकिन पैसा भी तो ज्यादा जा रहा है ना बेटा, नहीं क्या? तो ये फैक्टर सही नहीं होता डिसाइड करने के लिए। जब दोनों पॉजिटिव हो
तो आप पीआई का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? पीआई का। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला पीआई? पीआई का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। होगा ना? अब जिसका सबका 1 से ज्यादा ही आएगा क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, जिसका ज्यादा होगा पीआई उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ बोथ पॉजिटिव एनपीवी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बेटा बताओ किसको एक्सेप्ट करे। पक्का ना? कोई दिक्कत? आइए अब भैया देखो, ऐसा है कि ये तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आप ऐसे ही कर लोगे। क्वेश्चन को समझो। एक कंपनी है जिसके पास is exploring the proposal of replacing its existing machine which is unable to meet the production schedule to match the rapidly rising demand of its product. The company has two options, either to overhaul the machine, 30 लाख रुपया का खर्चा लगेगा, ओवरऑल करा लो, मतलब उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करवा लो, या तो सीधा सीधी नया मशीन ले लो लेकिन उसका खर्चा ज्यादा है 48 लाख। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम दोनों के केस में दिस इज द कैश आउटफ्लो फॉर ओवरऑल, दिस इज द कैश इनफ्लो फॉर ओवरऑल, डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे। ये है कैश आउटफ्लो और ये है डिस्काउंट कैश इनफ्लो, इस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में पेबैक भी पूछता है तो क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाना, वरना मत बनाना। आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे दिया और पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे देता है। मैं फिर कह रहा हूं, यू रिक्वायर्ड टू अप्रेज द टू अल्टरनेटिव्स विद द हेल्प ऑफ एनपीवी मेथड। ठीक है, निकाल लेंगे। अरे देखो देखो क्या पूछा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा, मतलब आपको तो बाई 1 गेट 1 फ्री मिल गया। एक पे मेहनत करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक का एक क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाएंगे, आंसर आ जाएगा, उसी का फाइनल फिगर से एनपीवी भी निकल जाएगा। सर बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो बेटा, इंजॉय करो, पढ़ाई को इंजॉय करो। हम पढ़ाते पढ़ाते इंजॉय करते हैं ताकि हम बोर ना हो। पूरे क्लासरूम में रात के 10 बज रहे हैं और मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, तो इस चीज को समझो और अच्छे से पढ़ाई करो भाई। और तो क्या ही बोलूंगा। आइए, क्या बोला? Reliance Industries Limited has an investment budget of 10 lakh for the current year. It has shortlisted 2 projects X and Y. Further particulars regarding them are given below, Project X और Project Y. तो ये है Project X का requirement, ये है Project Y का requirement. Average estimated cash inflows before depreciation and tax. Now this is very important. They're telling before in depreciation and tax. 2,40,000 और 2,05,000 मतलब, और सैलवेज वैल्यूज अज्यूम टू बी नील फॉर बोथ द प्रोजेक्ट आफ्टर एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ 10 इयर्स। तो भैया अगर लाइफ है 10 साल तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख और इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 90,000। हाँ या ना? द कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन। अरे बाबा तुम क्या बता रहे हो, मैं जानता था तुम यही करोगे। अच्छा, अगर डब्ल्यूडीवी होता तो हर साल का डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता। और टैक्स रेट है 35%। Assume cost of capital to be 12%. Find out the NPV of both the project and IRR. IRR नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने दिया जरूर है, आप प्रैक्टिस करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं IRR अभी नहीं पढ़ाने वाला, IRR मैं अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, पक्का। NPV अच्छे से सीख लो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं कि मैं IRR आज नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं पहले आप सेफ साइड हो जाओ, NPV अच्छे से सीख जाओगे, मैं 5-10 मिनट के अंदर में IRR सिखा सकता हूँ। अब आगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे दिया है, दे दिया ना। फाइंड आउट द एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स एंड आईआरआर ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। ध्यान दो, क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, हर साल का कैश इनफ्लो तुमको पता है, लेकिन ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, माइनस करो, फिर टैक्स लगाओ, कैश इनफ्लो आएगा, फिर प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, तो आंसर आ जाएगा और उससे अपना एनपीवी निकल जाएगा। क्योंकि हर साल का सेम है तो इनटू नंबर ऑफ इयर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सुनो बेटा, मतलब क्या,
हर साल का अपने अपने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सीधा सा बात है रे बाबा, यस और नो, हर साल का अपने अपने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्चुअली नहीं दिया है, नहीं दिया है बेटा। अगर 12% है तो रेट्स क्या क्या होंगे, अलग रेट्स होंगे। लेकिन बेटा एक बात को समझो, जब मेरा एनुअल कैश इनफ्लो, जब हमारा कैश इनफ्लो सेम होगा, हम क्या समझ रहे हैं, देखो कैश इनफ्लो ऑफ 1 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 1, कैश इनफ्लो ऑफ 2 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 2, यही होगा ना। तो जब ये दोनों सेम होगा तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, और इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस, क्योंकि ये दोनों कॉमन तो होगा नहीं। तो ना बेटा ये आपको 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, और 12% वाला मतलब हो जाएगा ये वाला। तो डायरेक्ट आप इसका जो कैश इनफ्लो आएगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, यही है तुम्हारा सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसी को कहते हैं एन्युटी वैल्यू। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है बाबा कैलकुलेटर में कैसे निकलता है, राइट। Now, this is very important. This is capital rationing. चलो बेटा, तो कैपिटल राशनिंग, राइट, आइए देखते हैं क्या हो गया। तो जब भी कैपिटल राशनिंग आएगा सबसे पहले आप इसका पीआई निकालोगे, सबका पीआई निकालोगे। कैसे निकलता है, कैश इनफ्लो बाई कैश आउटफ्लो। तो 7.5 लाख बाई 5 लाख कितना होगा, $1.5। 2,10,000 बाई 2 लाख 1.05। 8 लाख बाई 5 लाख 1.6। 1 लाख बाई 80,000, सॉरी उल्टा आ गया ना, 80,000 बाई 1 लाख 0.8, और 3,30,000 बाई 3 लाख 1.1। देखो ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि इसमें ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाएंगे। जिसको लगता है ना कैपिटल रेशनिंग आता है, मैं तुमको एक ऐसा सवाल पूछूंगा ना माथा घूम जाएगा, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं अच्छा देखो पहले आता हूं बेटा, बट ऑब्वियस है कि जिसका पीआई 1 से ज्यादा होगा उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब प्रोजेक्ट डी तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका पीआई कम है। इसको तो सर देखना ही नहीं है, पैसा हो चाहे ना हो, काहे का इसमें पैसा लगाएंगे तो डूब जाएंगे। अब आया ये चारों जिसमें पीआई ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। जब तुम्हारे पास लिमिटेड फंड हो तो आप सब में पैसा नहीं लगा सकते, तो आपके पास एक लिमिटेशन है। तो आप सबसे पहले किस पे फंड लगाएंगे, जिसका पीआई ज्यादा होगा, यहां लगाएंगे, राइट। नाउ ध्यान से समझना, 12 लाख फंड है, 5 लाख लगा दिए, 5 लाख यहां निकल गया। अवेलेबल कितना, 7 लाख, पक्का बात। अब किस पे लगाएंगे, अब इस पे लगाएंगे क्योंकि इसका पीआई ज्यादा है। अवेलेबल फंड 7 लाख, पक्का ना। बचा कितना, 5 लाख लगाने के बाद 2 लाख, राइट। अब किस पे लगाएंगे सर, अब इस पे लगाएंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसका 2 लाख का ही सिर्फ यूज करेंगे, और 2 लाख पे जो भी आएगा वो निकालेंगे, राइट। तो देखो ये 3 अगर आप यूज करते हो तो आपका टोटल एनपीवी क्या होगा अभी पता चल जाएगा। यहां से 8 लाख आ रहा है, यहां से 7.5, 15.5, और ये 3 लाख 3.30 देगा तो 2 लाख 2.20 देगा, राइट। क्योंकि 2 लाख रुपया लगाओगे, 1.1 का एनपीवी है, पीआई है, तो कैश इनफ्लो 2,20,000। तो 8 7 15, 15 2 17, 17 लाख 70,000 रुपया आएगा, राइट। ये तुम्हारा कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो है 12 लाख, तो एनपीवी कितना हो जाएगा, 5,70,000। बहुत सिंपल समझा, सिंपल था। अब हम करते हैं टफ। क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, आप प्रोजेक्ट को तोड़ नहीं सकते। जैसे आपने यहां प्रोजेक्ट तोड़ दिया, हम कहते हैं आप प्रोजेक्ट तोड़ नहीं सकते।
क्या करोगे? फंस गए ना? तो आप अभी आप बोलोगे अच्छा सर, तब तो हमें लगता है जो 2 लाख रुपया बच रहा था वो हम यहां ना लगाकर यहां लगा ले, ऐसा आप सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे। ये भी सही है, ऐसा सम्स हुआ तो सही है, राइट? तो आपको ना डिफरेंट प्रपोजल्स बनाना पड़ेगा कि सर ये तो मैं लूंगा, ये भी मैं ले लूंगा, बचा क्या? 2 लाख। 2 लाख हम सर यहीं से ले लेते क्योंकि मेरे पास ये प्रोजेक्ट लेने का औकात नहीं है, तो हम कम पैसा कमाएंगे और इसको उठा लेंगे, कोई दिक्कत? बेटा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। मैं एग्जाम के एक रात पहले गंदा वाला ये सम्स लेकर आऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कैपिटल रेशनिंग आएगा, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल कैश आउटले, मतलब ईयर 0 पे कितना लगेगा? 5 लाख रुपया ऑन इक्विपमेंट एंड 20,000 एज वर्किंग कैपिटल, मतलब ये 20,000 रुपया वर्किंग कैपिटल ईयर 0 पे ही लग जा रहा है। यानी ईयर 0 पे आपका 5,20,000 लग रहा है, ईयर 0 पे आपका लग रहा है 5,20,000, हाँ या ना बेटा? प्रोजेक्ट का लाइफ है 6 साल और 6 साल में ऐसे 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 पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ एक बात बोला है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 ईच वुड आल्सो बी नेसेसरी एट द एंड ऑफ सेकंड एंड फोर्थ ईयर। सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा। अभी पढ़ाए थे ना? क्या करोगे? इस सेकंड ईयर के पैसे को सेकंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और कैश आउटफ्लो में जाकर प्लस कर दोगे, पढ़ाए थे। सेम वे फोर्थ ईयर में 50,000 फिर लगेगा, फोर्थ ईयर के डेटा से मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से और उसको भी प्लस कर दोगे और बन जाएगा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, और यहां से डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, कोई दिक्कत? लेकिन आगे बोला इफ द रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 20,000 आफ्टर 6 years, justify whether the project should be accepted or not by determining the NPV। एक ही प्रोजेक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा नहीं एनपीवी से, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पे डिसीजन ले लेना है। तो यहां पर ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईयर 6 में आपका कैश इनफ्लो सिर्फ 3 लाख नहीं होगा, अभी पढ़ाए थे, सैल्वेज वैल्यू भी आपका वापस आएगा। जब जब आपका वर्किंग कैपिटल लगा है, मतलब 20,000 का ये वर्किंग कैपिटल और 1 लाख का ये वर्किंग कैपिटल, मतलब 50-50 करके 2 बार ब्लॉक हुआ, ये 1,40,000 भी ईयर 6 में वापस रिकवर हो जाएगा और अल्टीमेटली ईयर 6 का टोटल कैश इनफ्लो हो जाएगा 3 लाख 4 लाख 4,40,000 रुपया, 4,40,000, और ईयर 6 के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ईयर 6 का कैश इनफ्लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कब करते हैं बेटा? जब एडिशनल वर्किंग कैपिटल होगा और स्क्रैप वैल्यू होगा। इसको थोड़ा अच्छे से नोटिस करके जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत फील है कि ये सम्स कैपिटल रेशनिंग टाइप का सम्स आने का चांस है। सेम वे ये भी वही लॉजिक पे है, हाँ या ना? अरे बाबा क्या बोला? एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। अरे बेवकूफ बना रहा है, सीधा बोलना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमको एंड से मतलब है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अरे बिगिनिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, बिगिनिंग आज, एंड से मतलब है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर हमको 10,000 रुपया एडिशनल वर्किंग लगेगा और 40,000 रुपया रियलाइज हो जाएगा ऐसा सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल। देखो बोल दिया इसमें, पक्का ना? बट मैं हमेशा मानूंगा कि वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा, राइट? यही सही मायने होता है मानने का। तो अभी हम आपको सिखा दिए, इसको क्या करोगे? कैश आउटफ्लो में ले जाकर प्लस करोगे, लेकिन 10,000 नहीं, 10,000 इंटू फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज 0.893, पक्का? 6th ईयर में जो कैश इनफ्लो है, अब देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ईबीडीआईटी दिया, डेप्रिसिएशन दिया, तो तुमको कैश इनफ्लो निकालना हम सिखा चुके हैं। कैश इनफ्लो में ये 10,000 रुपया जो रिक्वायरमेंट था वो ब्लॉकेज वापस हो जाएगा और 40,000 यानी 50,000 रुपया रिकवर हो जाएगा। तो 4th ईयर जो फाइनल ईयर है
उसके एक्चुअल कैश इनफ्लो में ये 50,000 प्लस करने के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना और तब सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो करना और फिर कंपैरिजन करना एनपीवी से। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, क्या करना है पक्का। देखो बोल दिया यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट मींस आई हैव कंप्लीटेड द कैपिटल बजटिंग। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके कमेंट पे जाऊंगा। एफआरएफएसए का रेशियो में पढ़ाऊंगा, मैं ये गारंटी देता हूं नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपके कमेंट पे वेट करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आपका भी प्यार मुझे बहुत चाहिए। शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि फटाक से आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।